द क्वाइट फुटनोट द्वारा प्रस्तुत इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम टोनी रॉबिन्स की जानी मानी काफी प्रभावशाली किताब है अवेकन द जायंट विदिन, उसी की दुनिया में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं। हाँ, तो हमारे पास किताब के कुछ अंश हैं, उसका विश्लेषण भी है और हमारा इरादा है कि इसके जो मूल विचार हैं, इसमें जो तकनीकें बताई गई हैं, और हाँ, आज के समय में खासकर ये जो एआई का दौर चल रहा है, इसमें ये कितनी प्रासंगिक है, इसे समझें और उसका असर कितना टिकाऊ है, ये भी देखें। किताब का जो सार है, मतलब निचोड़, वो ये है कि बदलाव की असली ताकत कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है, हमारी पसंद चुनने की क्षमता में और अपनी भावनाओं को समझने और संभालने की कला में। तो चलिए इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। और रॉबिन्स ने ये किताब लिखी इसीलिए थी क्योंकि उन्होंने बार बार देखा कि लोगों में अक्सर संसाधनों की कमी नहीं होती, कमी होती है साधन संपन्नता की, रिसोर्सफुलनेस जिसे कहते हैं, मतलब जो है उसका बेहतरीन इस्तेमाल कैसे करें, उस सोच की कमी। उनका मकसद सिर्फ ज्ञान देना नहीं था, वो चाहते थे ऐसी व्यवहारिक रणनीतियां देना जिन्हें कोई भी दोहरा सके। असल में वो उस बड़े सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे कि भाई कोई इंसान अपने मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और वित्तीय भविष्य पर तुरंत नियंत्रण कैसे पा सकता है। तुरंत नियंत्रण। और ये जो जायंट या विशालकाय की बात करते हैं, तो ये कोई बाहरी शक्ति नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे अंदर की ताकत है, हमारी पसंद चुनने की ताकत, हमारी भाषा, हमारे विश्वास, हमारी भावनात्मक समझ, ये सब। अच्छा, मतलब ये अपने जीवन के अर्थ, अपनी भावनाओं, अपने फैसलों पर एक तरह से काबू पाने के बारे में है। हाँ, बिल्कुल। कहते हैं कि जीवन उसी पल बदल जाता है जब इन चीजों पर नियंत्रण करने आ जाता है। और इन सब रणनीतियों और उस जबरदस्त एनर्जी के पीछे एक गहरा संदेश भी है जिसे कई बार लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा, वो क्या है? वो संदेश है, आप जैसे हैं काफी हैं, बस डर, आदतें और दूसरों से उधार लिए गए विश्वासों की परतों के नीचे सोए हुए हैं। ये आत्मस्वीकृति के बारे में है, अपनी शक्ति को पहचानने के बारे में। ये सिर्फ कुछ हासिल करने से कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, ये याद दिलाने जैसा है कि कमी नहीं है, बस जागने की जरूरत है। एग्जैक्टली। ये बात सोचने वाली है। अक्सर हम बाहरी चीजों पर ही ध्यान देते रहते हैं, जबकि असली बदलाव तो अंदर से शुरू होता है। तो रॉबिन्स हमें जगाने के लिए कौन से ठोस तरीके या तकनीकें बताते हैं? यहाँ बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, उनकी सबसे जाने मानी तकनीक है न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग, NAC। NAC, हाँ, सुना है इसके बारे में। इसका मूल सिद्धांत सुनने में तो शायद सरल लगे, पर है बहुत शक्तिशाली। किसी पुरानी आदत या पैटर्न से जबरदस्त दर्द जोड़ना, और नए मन चाहे व्यवहार से जबरदस्त खुशी या आनंद जोड़ना। अच्छा, दर्द और खुशी। हाँ, ये सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे रहना नहीं है, ये सीधे हमारे नर्वस सिस्टम को रीप्रोग्राम करने जैसा है। इसके लिए वो 6 कदम बताते हैं, व्यवहारिक कदम। 6 कदम क्या है वो? पहला, बिल्कुल साफ तौर पे तय करें कि आप असल में चाहते क्या हैं, क्लियरिटी। दूसरा, लेवरेज हासिल करें, मतलब न बदलने से इतना दर्द जोड़े कि बदलाव न करना असहनीय हो जाए। इंटरेस्टिंग। तीसरा, उस पुराने पैटर्न को तोड़ें, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से इंटरप्ट करें। चौथा, एक नया शक्तिशाली विकल्प बनाएं कि आप क्या करना चाहते हैं। पांचवा, उस नए व्यवहार को कंडीशन करें, मतलब बार बार दोहराकर पक्का करें, आदत बनाएं। और छठा, इसका परीक्षण करें, देखें कि ये टिकाऊ है या नहीं, काम कर रहा है या नहीं। ये तो मतलब काफी व्यवस्थित तरीका लगता है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ पॉजिटिव सोचो वाली बात नहीं है, ये मनोविज्ञान और व्यावहारिकता का संगम है, क्योंकि ये सीधे हमारी भावनाओं पर, हमारे न्यूरल कनेक्शंस पर काम करता है। ये मानता है कि हम इंसान पहले भावनात्मक हैं, बाद में तार्किक। हाँ, ये बात तो सही है। मैं सोच रहा था इसका कोई उदाहरण हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई टालम टोल की आदत छोड़ना चाहता है, कैसे काम करेगा ये? बढ़िया सवाल। मान लीजिए कोई टालम टोल करता है, तो NAC के जरिए वो उस टालम टोल से जुड़े दर्द को बढ़ाएगा, जैसे छूटे हुए अवसरों की कल्पना करना, जो तनाव महसूस होता है, जो शर्मिंदगी महसूस होती है, उसे गहराई से महसूस करना, विजुअलाइज करना। अच्छा। और दूसरी तरफ
काम पूरा करने से मिलने वाले आनंद को बढ़ाएगा। उपलब्धि की भावना, वो आज़ादी, वो सुकून जो मिलता है, उसे महसूस करना। NAC इन भावनाओं को इतना तीव्र और स्वचालित बनाने का एक तरीका देता है कि पुराना पैटर्न आकर्षक ही ना लगे, दिमाग खुद ही नए रास्ते पर जाना चाहे। समझ गया, मतलब भावनाओं का इस्तेमाल करके व्यवहार बदलना। पर रॉबिन्स सिर्फ कंडीशनिंग पर ही नहीं रुकते हैं ना? मैंने सुना है वो भाषा और रूपकों की शक्ति पर भी बहुत जोर देते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उनका तर्क है कि हमारे शब्द वो सचमुच हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। शब्द कैसे? ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ये महसूस करने की बात है। जैसे अगर कोई कहे मैं बर्बाद हो गया हूं, उसकी भावनात्मक स्थिति बहुत अलग होगी, बजाय इसके कि वो कहे मैं फिलहाल कुछ आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा हूं। हाँ, बात तो वही है, पर एहसास अलग है। बिल्कुल। दूसरा वाक्य समस्या को स्वीकार करता है, पर लाचारी का भाव नहीं देता। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, ये भावनात्मक स्थिति को तुरंत बदलने का जरिया है। और वो रूपकों वाली बात, मेटाफर्स, वो भी मुझे बहुत रोचक लगी। हाँ, वो भी कमाल की है। अगर हम जीवन को एक लड़ाई मानते हैं, तो हम हर चीज में संघर्ष ही देखेंगे, तनाव रहेगा। लेकिन अगर हम इसे एक नृत्य माने या एक यात्रा, तो हमारा पूरा नजरिया, हमारा अनुभव बदल सकता है। छोटे बदलाव लगते हैं, पर असर गहरा हो सकता है। निश्चित रूप से। और भाषा का ये शक्तिशाली इस्तेमाल सवालों तक जाता है। सवालों तक? हाँ, रॉबिन्स का मानना है कि हमारे जीवन की गुणवत्ता काफी हद तक उन सवालों पर निर्भर करती है जो हम खुद से पूछते हैं। अगर हम लगातार ये पूछते रहें, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो हम अनजाने में खुद को पीड़ित बना रहे हैं, विक्टिम मोड में जा रहे हैं। हाँ, होता है ऐसा। लेकिन अगर हम सवाल बदल दें, जैसे पूछें मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूँ, या इसे बेहतर बनाने के लिए मैं अभी क्या कर सकता हूँ, तो हमारा ध्यान समाधान पर जाता है, अपनी शक्ति की ओर जाता है। सही बात है। उन्होंने मॉर्निंग पावर क्वेश्चंस जैसी आदतें बनाने का सुझाव भी दिया है। दिन की शुरुआत ऐसे सवालों से करना जो कृतज्ञता, खुशी और फोकस को बढ़ावा दें। इससे एक सवाल उठता है, हम जाने अनजाने में खुद से रोज कौन से सवाल पूछ रहे हैं? क्या वो हमें ताकत दे रहे हैं या कमजोर कर रहे हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। ये सभी विचार, भाषा, सवाल बहुत शक्तिशाली लगते हैं। और इन सबको जमीन पर उतारने के लिए किताब में वो 7 दिवसीय चुनौती भी है, जिसके बारे में मैंने पढ़ा है। क्या वो इन सब विचारों को एक्शन में बदलने का तरीका है? हाँ, वो एक बहुत ही व्यावहारिक हिस्सा है। 7 दिवसीय चुनौती ये जीवन के 7 मुख्य क्षेत्रों, भावनाएं, शरीर, रिश्ते, वित्त, समय, काम या मकसद और आराम या खेल, इनमें महारत हासिल करने के लिए 1 हफ्ते की ठोस योजना देती है। अच्छा, 7 क्षेत्र? हाँ, ये सिर्फ सिद्धांत पढ़ने जैसा नहीं है, ये असल में कुछ करने, छोटे छोटे कदम उठाने का एक ढांचा है, एक्शन प्लान है। एक्शन की बात चली है तो रॉबिन्स कुछ आम धारणाओं या मिथकों को भी तोड़ते हैं जो हमें अक्सर आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये जानना जरूरी है कि कहीं हम भी तो ऐसी किसी गलतफहमी में नहीं जी रहे। सही कहा। रॉबिन्स कई ऐसी मान्यताओं पर चोट करते हैं जो हमारी प्रगति में बाधा बनती हैं। जैसे मिथक 1, बदलाव में बहुत समय लगता है। रॉबिन्स कहते हैं नहीं, बदलाव एक पल में होता है, जिस पल आप फैसला करते हैं। फैसला? मिथक 2, हम अपने अतीत के गुलाम हैं। उनका जवाब, नहीं, वर्तमान में लिए गए फैसले ज्यादा मायने रखते हैं, अतीत की परिस्थितियां नहीं, आप आज चुन सकते हैं। यानी अतीत बहाना नहीं बन सकता। बिल्कुल। मिथक 3, सिर्फ इच्छा शक्ति काफी है। वो कहते हैं कि कंडीशनिंग यानी NAC इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा भरोसेमंद और टिकाऊ तरीका है आदत बदलने का। विल पावर आती जाती रहती है। अच्छा। मिथक 4, शब्द तो बस शब्द होते हैं। जैसा हमने बात की, रॉबिन्स मानते हैं कि भाषा हमारी भावनाओं और हमारी हकीकत को गढ़ती है। मिथक 5, पैसा ही असली समृद्धि है। वो बताते हैं सच्ची समृद्धि भावनात्मक है, रिश्तों में है, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में है। पैसा उसका एक हिस्सा हो सकता है, पर सब कुछ नहीं। ये जरूरी है। मिथक 6, व्यस्त रहना मतलब प्रभावी होना। उनका जोर नतीजों पर रहता है, सिर्फ काम में लगे रहने पर नहीं। आज की हसल कल्चर के लिए ये एक सीधी चुनौती है। हाँ, ये बहुत प्रासंगिक है आज। और मिथक 7, हमारे मूल्य यानी जीवन के सिद्धांत पक्के होते हैं, बदले नहीं जा सकते। रॉबिन्स का मानना है कि हम सोच समझकर अपने मूल्यों को चुन सकते हैं और उन्हें बदल भी सकते हैं। ये तो काफी सारी आम धारणाओं को चुनौती देता है। तो इसका कुल मिलाकर मतलब क्या है?
ऐसा लगता है कि रॉबिन्स सबसे बड़े मिथक को तोड़ रहे हैं कि जिंदगी बस हमारे साथ होती जाती है। हाँ, वो इसे एक ऐसी चीज की तरह पेश करते हैं जिसे हमें खुद सक्रिय रूप से बनाना है, हर फैसले से, हर शब्द से, हर चुने हुए मूल्य से। बिल्कुल। आप दर्शक नहीं, लेखक है। दर्शक नहीं, लेखक। बढ़िया कहा। लेकिन ये किताब तो 1990s की शुरुआत में आई थी। आज 3 दशक से ज्यादा हो गए हैं। क्या इसके विचार आज भी उतनी प्रासंगिक हैं? खासकर जब दुनिया इतनी बदल गई है। टेक्नोलॉजी और अब एआई सब हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और मेरा मानना है कि ये विचार आज शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक हैं। ज्यादा? कैसे? जरा सोचिए, निर्णय लेने की क्षमता। आज हम सूचनाओं के अंबार में जी रहे हैं, अनगिनत विकल्प, ध्यान भटकना बहुत आसान है। ऐसे में सोच समझकर सचेत रूप से फैसले लेना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। रॉबिन्स का फैसले ही भविष्य तय करते हैं वाला सिद्धांत इस डिजिटल भटकाव के दौर में एक दिशा सूचक जैसा है। हाँ, ये तो है। हर पल कुछ न कुछ ध्यान खींचता है। फिर भावनात्मक महारत, बढ़ती चिंता, बर्नआउट, दुनिया भर में अनिश्चितता। इस माहौल में भावनात्मक लचीलापन, जिसे रॉबिन्स स्टेट मैनेजमेंट कहते हैं, मतलब किसी भी पल अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को सचेत रूप से कंट्रोल करने की क्षमता, ये अब कोई लग्जरी नहीं, जीने के लिए जरूरी हुनर बन गया है। स्टेट मैनेजमेंट। और भाषा की शक्ति। सोशल मीडिया के इस युग में हमारे शब्द सिर्फ हमारी निजी हकीकत ही नहीं, बल्कि सामूहिक सोच को भी प्रभावित करते हैं। हम क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, इसका असर बहुत दूर तक जाता है। सही बात है। ऑनलाइन तो और भी ज्यादा। बिल्कुल। अपनी शब्दावली को सोच समझकर चुनना अब सिर्फ व्यक्तिगत विकास का मामला नहीं, बल्कि एक तरह की सामाजिक जिम्मेदारी भी बन गया है। फिर वित्तीय स्वतंत्रता, आसानी से मिलते कर्ज, बढ़ती महंगाई, आर्थिक उतार चढ़ाव, इनके बीच अपने पैसों से जुड़े फैसलों को अपने गहरे मूल्यों के साथ जोड़ने का रॉबिन्स का आह्वान और भी मायने रखता है। समय और ध्यान का प्रबंधन भी तो है। टेक्नोलॉजी लगातार हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करती है। ऐसे में रॉबिन्स का नतीजों पर ध्यान केंद्रित करने और सिर्फ व्यस्त न रहने का सिद्धांत आज की भागदौड़ वाली संस्कृति के लिए एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक है। और अंत में मूल्यों का संरेखण। एक ऐसी दुनिया में जहां हमारी ऑनलाइन पहचान अक्सर हमारी असली पहचान पर हावी हो जाती है, अपने अंदर स्पष्ट होना, ये जानना कि हमारे लिए सच में क्या महत्वपूर्ण है, हमारे मूल्य क्या हैं, और उसी के अनुसार जीना बहुत जरूरी है। ये तो हुई आज के समय की बात। लेकिन एआई के बढ़ते प्रभाव के संदर्भ में ये कैसे प्रासंगिक है? क्या ये सिद्धांत तब भी काम आएंगे जब मशीनें और ज्यादा सक्षम होती जाएंगी? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो रॉबिन्स के सिद्धांत एआई युग में और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अच्छा। पहली बात, एआई को एक साधन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए सचेत निर्णय और मूल्यों का स्पष्ट होना जरूरी है। ये रॉबिन्स के मूल विचार हैं। हमें ये तय करना होगा कि हम एआई का इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं, बजाय इसके कि एआई हमें कैसे इस्तेमाल करें। ये जरूरी है। दूसरी बात, एआई से आने वाले बदलावों और अनिश्चितताओं के डर के बीच भावनात्मक लचीलापन यानी स्टेट मैनेजमेंट और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बदलाव के साथ ढलने और शांत रहने की क्षमता जरूरी होगी। तीसरी बात, बेहतर सवाल पूछना। रॉबिन्स का एक और मुख्य सिद्धांत, ये एआई उपकरणों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने और उनसे सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, एआई से अच्छे जवाब पाने के लिए अच्छे सवाल पूछने होंगे। सही। और अंततः ध्यान हमेशा मानवीय विशालकाय पर ही रहना चाहिए। हमारे फैसले, हमारे मूल्य, हमारा उद्देश्य, हमारी भावनाएं, जिसे एआई बदल नहीं सकता। हाँ, अगर हम सचेत रूप से निर्देशित करें तो एआई इन चीजों को हासिल करने में हमारी मदद जरूर कर सकता है। एआई एक शक्तिशाली औजार है, पर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर इंसान को ही होना चाहिए। ये एक बहुत ही संतुलित नजरिया है। तो अगर हमें इस बड़ी और प्रभावशाली किताब से कुछ सबसे महत्वपूर्ण बातें निकालनी हो जिन्हें कोई याद रख सके, तो वो 5 प्रमुख सीखें क्या होंगी? मेरे हिसाब से ये 5 सिद्धांत सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। नंबर 1, फैसले ही भविष्य गढ़ते हैं। आपका जीवन अतीत या हालात से तय नहीं होता, बल्कि हर पल आपके द्वारा लिए गए छोटे बड़े विकल्पों से बनता है। शक्ति वर्तमान क्षण में है। वर्तमान क्षण। नंबर 2, भावनाएं आदतें हैं, किस्मत नहीं।
आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। वो आपको चलाने की बजाय आपका मार्गदर्शन कर सकती हैं। उन्हें प्रशिक्षित किया जा सकता है। भावनाओं को प्रशिक्षित करना, ठीक है। नंबर 3, भाषा और अर्थ ही अनुभव बनाते हैं। आप जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और घटनाओं को जो मतलब देते हैं, वही आपकी भावनात्मक दुनिया तय करते हैं। इसे बदलकर आप अपना अनुभव बदल सकते हैं। शब्दों और मतलब का चुनाव। नंबर 4, लक्ष्यों को मूल्यों के साथ संरेखित करें। सच्ची ताकत और संतोष तब मिलता है जब आपके लक्ष्य आपके गहरे आंतरिक मूल्यों से मेल खाते हों। जब इनमें टकराव होता है तो हम खुद ही अपनी राह में रोड़े अटकाने लगते हैं। तालमेल जरूरी है। और नंबर 5, दर्द और खुशी सबसे बड़े लिवर हैं। हम सब स्वाभाविक रूप से दर्द से बचना और खुशी पाना चाहते हैं। इन दो शक्तिशाली ताकतों को समझें और सोच समझकर इनका इस्तेमाल करना सीखें, वरना ये अनजाने में आपको नियंत्रित करती रहेंगी। दर्द और खुशी, ठीक है। और इन सब तकनीकों और रणनीतियों के परे लेखक का वो सबसे गहरा, शायद वो अनसुना संदेश क्या है जिसके बारे में आपने शुरू में जिक्र किया था? हाँ, वो अनसुना संदेश, वही शायद उनका सबसे बुनियादी सुझाव है। याद रखें कि आप मूल रूप से सक्षम और पर्याप्त हैं। अपनी चुनने की शक्ति के माध्यम से अपनी ताकत वापस पाएं। अतीत की गलतियों या चोटों को माफ करें और उन्हें अपनी पहचान ना बनने दें। सिर्फ बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागने के बजाय आंतरिक शांति और अपने मूल्यों के साथ तालमेल बिठाने को प्राथमिकता दें। और ये पहचाने की जागरूकता कोई बाहरी घटना नहीं है, बल्कि एक सक्रिय, सचेत चुनाव है जिसे आप हर पल हर दिन कर सकते हैं। सक्रिय चुनाव। तो ये सब सुनने के बाद कोई इन विचारों को आज अपने जीवन में कैसे उतार सकता है? क्या कुछ छोटे व्यवहारिक कदम हैं जिनसे शुरुआत की जा सकती है? बिल्कुल, क्योंकि रॉबिन्स का दर्शन सिर्फ सोचने के लिए नहीं, करने के लिए है। कुछ व्यवहारिक कदम जो आज ही उठाए जा सकते हैं। पहला, रोजमर्रा के छोटे फैसलों पर ध्यान दें। बड़ी छलांग का इंतजार न करें। छोटे सचेत निर्णय लें। जैसे क्या मैं अभी 5 मिनट सोशल मीडिया देखूं या कोई जरूरी काम निपटा लूं? क्या मैं गुस्से में जवाब दूं या शांत होकर बात करूं? क्या मैं आज थोड़ा व्यायाम करूं या आलस कर जाऊं? ये छोटे फैसले जमा होकर बड़ा असर डालते हैं। सही, छोटी शुरुआत। दूसरा, अपना स्टेज शिफ्ट टूल किट बनाएं। कुछ आसान तकनीकों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप तनाव या नकारात्मकता महसूस होने पर तुरंत इस्तेमाल कर सकें। जैसे 3 गहरी सांसें लेना, अपनी शारीरिक मुद्रा बदलना, सीधे तन कर बैठना, कोई जोशीला गाना सुनना या एक सकारात्मक सवाल पूछना, जैसे इस सिचुएशन में अच्छा क्या है या मैं क्या नियंत्रित कर सकता हूं। अच्छा, एक टूल किट, ये बढ़िया आइडिया है। तीसरा, अपनी शब्दावली का ऑडिट करें। 1 हफ्ते तक ध्यान दें कि आप कौन से नकारात्मक या कमजोर करने वाले शब्दों का बार बार इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमेशा, कभी नहीं, मुश्किल है, थक गया हूं। उन्हें ज्यादा सकारात्मक या तटस्थ शब्दों से बदलने का अभ्यास करें, जैसे कभी कभी, अभी तक नहीं, चुनौतीपूर्ण है, ऊर्जा चाहिए। शब्दों पर ध्यान देना। चौथा, अपना मूल्य कंपास बनाएं। अपने 5 सबसे जरूरी मूल्यों को लिखें। ईमानदारी, आजादी, प्यार, विकास, सेहत, जो भी हो। फिर अपने फैसलों को देखें, क्या वो इन मूल्यों से मेल खाते हैं? ये स्पष्टता दिशा देती है। मूल्यों का कंपास। 5वां, एक आदत को रीवायर करें। NAC का सरल रूप। एक आदत चुनें जिसे आप बदलना चाहते हैं। एक कागज पर उस आदत को जारी रखने से जुड़े सारे दर्द लिखें, समय की बर्बादी, सेहत का नुकसान, पछतावा आदि। दूसरी तरफ उसे बदलने से मिलने वाले सभी फायदे और खुशी लिखें, आत्मविश्वास, ज्यादा ऊर्जा, गर्व आदि। इसे रोज पढ़ें। दर्द और खुशी वाली लिस्ट। व्यायाम। दिन 3, रिश्ते। किसी अपने की सच्ची तारीफ करें। छोटे छोटे एक्शन। हाँ। दिन 4, वित्त। आज के खर्चों पर नजर डालें या थोड़ा पैसा बचाएं। दिन 5, समय। 45 मिनट बिना भटकाव के किसी एक जरूरी काम पर फोकस करें। दिन 6, मकसद। सोचें कि अगले 1 साल में क्या एक चीज हासिल करना चाहेंगे। दिन 7, आराम। जानबूझकर कुछ समय बिना अपराध बोध के आराम करें। ये तो करने लायक लग रहा है। और सबसे जरूरी बात, एक बार में पूरे विशाल काय को जगाने की कोशिश न करें। ये भारी पड़ सकता है और आप हताश हो सकते हैं। छोटी शुरुआत करें पर लगातार करें। आज एक छोटी आदत बदलें, कल एक और। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। सही कहा, निरंतरता महत्वपूर्ण है।
अंत में ये समझना भी जरूरी है कि ये किताब कोई जादुई छड़ी नहीं है। ये एक आईना है जो हमें हमारी क्षमता दिखाता है और कुछ औजार देता है। इसकी ऊर्जा और तेजी शायद कुछ लोगों को आज भारी भी लग सकती है, खासकर अगर वो पहले से ही थका हुआ महसूस कर रहे हों। हाँ, ये हो सकता है। इसलिए इसमें से वो चुनना जरूरी है जो अभी आपके लिए सही लगे। शायद सिर्फ अपनी भाषा पर ध्यान देना या अपने मूल्यों को समझना, ये सिर्फ और ज्यादा हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी शक्ति, अपनी पसंद करने की क्षमता को पहचानने और इस्तेमाल करने के बारे में है। अपनी एजेंसी को याद रखने के बारे में है। और यही पर एक विचार सोचने पर मजबूर करता है। क्या? रॉबिन्स लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी आंतरिक दुनिया, हमारे विचार, भावनाएं, विश्वास हमारी बाहरी हकीकत को आकार देती है। अगर ये व्यक्तिगत स्तर पर सच है, तो सोचिए कि जब हम सचेत रूप से अपने आंतरिक विशालकाय को संभालना सीखते हैं, तो इसका असर सिर्फ हमारे निजी जीवन पर ही नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से हम बड़ी चुनौतियों जैसे डिजिटल दुनिया का शोर, समाज में बढ़ता बंटवारा या पर्यावरण की चिंताएं का सामना कैसे करते हैं, इस पर भी पड़ सकता है। ये तो बड़ा सवाल है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या होता है जब बहुत सारे लोग, बहुत सारे विशालकाय सिर्फ अपनी व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतर सामूहिक भविष्य के लिए सचेत रूप से जागते हैं? उनके मिले-जुले असर की क्षमता क्या हो सकती है? ये सोचने के लिए वाकई एक शक्तिशाली विचार है। और इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।